बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल आइडेंटिटी, पास्कल आइडेंटिटी, पास्कल ट्रायंगल, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 6.4 के अंदर इन तमाम टॉपिक्स को डिस्क्रीट मैथ्स में इस तरह से इनक्लोज किया गया है ताकि हम इन टॉपिक्स को एक साथ मजीद बूस्टफुल मैनर पे पढ़ सकें और समझ सकें। मैं हूँ फाद हुसैन और आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर हैं। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो रॉयजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 6.4 बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड आइडेंटिटीज का है। तो सबसे पहले तो हम ब्रीफ डेफिनेशन समझते हैं कि एक्चुअली बाइनोमियल कोफिशिएंट या बाइनोमियल थ्योरम क्या है और वो किस तरह के एक्सप्रेशन हमें रिटर्न कर रहा होता है। सो द बाइनोमियल थ्योरम्स गिव द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमें कोफिशिएंट एक्सप्रेशन के रिटर्न करता है ऑफ द पावर ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज सिंपली द सम ऑफ द टर्म, ठीक है, such that x plus y, the term can be the product of the constant and variable, but that doesn't concern us here. तो सबसे पहली चीज़, बाइनोमियल थ्योरम हमें एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट रिटर्न कर रहा है और वो किस तरह के कोफिशिएंट्स होंगे वो पावर ऑफ दी बाइनोमियल पर बेस करेगा। उसमें प्रोडक्ट या सम ऑफ दी टू नंबर्स हो रहे होंगे जिसको x और y से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जर्नल फॉर्म यहाँ पर मौजूद है हमारे बाइनोमियल थ्योरम का। इसे लिखने का तरीका ये है कि x प्लस वाई टू पावर n। अगर मैं x प्लस वाई की पावर ऑफ n को एक्सपेंड करूंगा तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमें रिटर्न कर रहा होगा। हम इसकी वैल्यूज स्टार्ट करेंगे, j की वैल्यू 0 टू n और तमाम वैल्यूज को सम किया जा रहा है, समेशन का साइन मौजूद है और यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं n ऑफ j के साथ। j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, n तक चलेगी और x की हर आइट्रेशन पर जो वैल्यूज होगी वो n से माइनस होती जाएगी, जबकि y पर वैल्यूज जो है वो ऐड होती जाएगी। अगर हम इस चीज़ को एक्सपेंड करें तो सबसे पहले j की वैल्यू 0 विद n लिखी आई, यानी n 0, x टू पावर n रही जबकि y 0 रहा, n 1 रहा, x n माइनस 1, y की वैल्यू 1 हो गई, फिर ये 2 होगी, 3 होगी, इस तरह से एक्सपेंड होते होते टिल टू द वैल्यूज ऑफ n बाय n तक ही जाएगी। सो वी कैन प्रूव बाय यूजिंग अ डिफरेंट प्रूफ टेक्निक्स, लेकिन हम कॉम्बिनेटोरियल रीजनिंग के जरिए से इसे प्रूव कर रहे हैं। सो द टर्म इन द एक्सप्रेशन x प्लस वाई टू पावर n आर ऑफ द फॉर्म ऑफ x n माइनस जे वाई टू पावर j। यही चीज़ अभी हमने देखी कि x में हर स्टेप्स पर एक एक वैल्यू माइनस होती जाएगी जबकि y पे वैल्यूज 0 टू ऑनवर्ड इंक्रीज होगी। तो इसको लिखने के लिए हम n ऑफ j लिखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन वेयर j स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n। टू फॉर्म द टर्म x n माइनस j y टू पावर j, इट इज नेसेसरी टू चूज n माइनस j एक्सेस फ्रॉम द n सम। जाहिर सी बात है हम n माइनस j के फॉर्म को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम n सम तक जा सकें। देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ x n माइनस j y टू j इज n कॉम्बिनेशन ऑफ n माइनस j विच इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। तो प्रूव में ये बताया जा रहा है कि हम जिस तरह से चीज़ों को एक्सपेंड करते जाएंगे, ठीक है, वो वैल्यूज एक्सपेंड होती जाएगी और n ऑफ j से वो प्रूव होगी n ऑफ n माइनस j के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, बात हमें समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली ये जो बेसिक एक्सप्रेशन है वो किस तरह से फॉर्म हो रही है और वो किस तरह से हमें कोफिशिएंट रिटर्न करेगी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास x प्लस वाई टू पावर 4 के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम के जरिए से इसे एक्सपेंड करना है। सेम फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, समेशन j वैल्यू से स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 4 और 4j x 4 माइनस j y टू j के फॉर्म पर ही एक्सपेंड होगा। सबसे पहले हमने 4-0 कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, x की पावर 4 रही, y यहाँ पर 0 है, किसी भी नंबर्स पर या वेरिएबल पर 0 मौजूद हो तो 1 के बराबर होता है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 मौजूद है। नेक्स्ट में 4-1, x की पावर 1 एक सब्ट्रैक्ट हो गई, 4 माइनस 1 और y की पावर 1 हो गई, फिर 2 1 3 एंड सिंपल 4। तो ये वो स्टेप्स है जिसमें x की वैल्यू 0 हो चुकी है और यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे, या हम इस स्टेप को याद रखें जब x और j की वैल्यूज n और j की वैल्यू सेम हो जाए तो वहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। अब हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और प्रीवियस यानी फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 6 के अंदर हमने कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस देखा और उसका फार्मूला भी देखा। तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे जिसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं r के फैक्टोरियल से, राइट। तो यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का फैक्टोरियल, राइट। इसके बाद
n-4 का मतलब है 4 - 0, तो 4 का ही फैक्टोरियल रहा, जबकि r 0 है तो 0 का फैक्टोरियल 1 रहा, तो 4 के कंप्लीट फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू 1 बच गई। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 1 मौजूद है। 4 1 4 के बराबर होता है, 4 2 6 के बराबर है, 4 3 4 के, जबकि 4 4 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने x+4 को एक्सपेंड किया और तमाम कोफिशिएंट हमें रिटर्न हो गए। यहाँ पर हमें बता सकता हूँ कि x4 का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, x³ y का 4 है, x² y² का 6 है, x1 y3 का 4 है, जबकि y4 का सिंपली 1 है। ये कोफिशिएंट तमाम वैल्यूज रिटर्न हो गए। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x12 y13 in the expression of x plus y25? That is one of the tricky question. हमें इस कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स का कोफिशिएंट मालूम करना है, यानी इससे पहले कौन सा नंबर है वो मालूम करना है, जबकि एक्सप्रेशन जो है वो x plus y 25 की है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो एक काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ बनेगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशंस का बेसिक फार्मूला मौजूद है, जिसमें डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करके भी उस नंबर के कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, जो हमें एक्सपेंड करने के बाद पता चल रहा होगा। वेरी सिंपल। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो 25 है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर n लिख लिया, और जिस y के बेस पर हमें एक्सपेंड वैल्यूज करनी होती है उसकी वैल्यूज यहाँ पे 13 है, तो वो मैंने 13 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल जो कि 12 आया, जबकि r डायरेक्टली फैक्टोरियल 13 आ गया। इनको मैंने कैलकुलेट किया, उसके बाद एक काफ़ी बड़ी वैल्यूज आई, ठीक है, 52000300, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ दिस वन। So that is a very shortest method to find the coefficient of any variable numbers or the variables count based on the combination formula. Similarly, हम किसी दूसरे ऐसे एक्सप्रेशंस को भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं जो प्लस साइन के साथ ना हो, माइनस हो, लेकिन अंडरस्टूड है कि अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट के साथ लिखी जा रही हो तो मैं उसे प्लस के साथ भी लिखूंगा, तो प्लस माइनस मुझे माइनस ही रिटर्न करेगा। टेक्निक समझते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x12 y13 इन द एक्सप्रेशन ऑफ 2x माइनस 3y टू पावर 25। अब अगर मैं इसे यहाँ पर प्लस साइन के साथ यूं लिखूं और इसे ब्रैकेट में लिख दूं तो एट लास्ट वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। इसी टेक्निक को यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाया गया। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेशन वाइज लिखूं तो एक्सप्रेशन वाइज कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी 25 तक, और मुझे मालूम करना है y13 के लिए, तो ये एक दफ़ा 10 के लिए होगा, यानी j की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी मुझे 13 तक जाना पड़ेगा। और अभी हमने प्रीवियस सेशन पे ये प्रीवियस स्लाइड पे ये देखा है कि मैं डायरेक्टली कॉम्बिनेशन के फार्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ। तो y की वैल्यू यहाँ पे 13 है, जिसे मैं r लेके चलूँगा, जबकि पावर 25 है, जिसे मैं n लेकर यहाँ पर चलूँगा। तो मैंने यहाँ पर 25 एंड 13 लिखा, सेम अप्रोच के साथ वैल्यूज अप्लाई हुई, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, ठीक है, x और y वो 1 1 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस में हमारे पास x एंड y की जो कोफिशिएंट है वो अंडरस्टूड है 1 है, लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x एंड y का वो 2 एंड 3 है। तो मैं इसे लेकर चलूंगा, ठीक है। पहले हम x की पावर लेकर चल रहे थे, अब हम x के कोफिशिएंट को लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 की पावर 12 हो गई, ठीक है, जबकि y जो है वो -3 है, तो -3 को हम 13 लेकर चल रहे हैं। क्योंकि माइनस पर ऑड नंबर है तो रिटर्न वो माइनस ही नंबर करेगा, तो यही वजह है कि यहाँ पर माइनस वैल्यू साइन आ गया। और उसके बाद जितने भी रिमेनिंग वैल्यूज़ बची हैं वो उन तमाम को हम लेके चल रहे हैं। 25 यानी n है, n का फैक्टोरियल, n-13 एंड 13 का फैक्टोरियल वो लिखा हमने, जबकि x एंड y इनको तमाम को हम सॉल्व करेंगे। एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, जो भी आ रहा होगा, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट is the useful identities. There are different useful identities. The first one is the Pascal identities. लेकिन उससे पहले हमें एक combinatorial proof को देखना होगा कि एक useful identity किस तरह से work कर रही होती है। So the corollary one says here n is less than equal to 0. Okay, based on this the summation of n of k is equal to 2 to power n. ये हमें यूजफुल आइडेंटिटीज़ पर प्रूव करना है कि अगर हमारे पास n चूज k एक कॉम्बिनेशन मौजूद है जिसकी k की वैल्यू 0 से n तक चलेगी, अगर हम इस चीज़ को कॉम्बिनेशन सम वाइज सॉल्व करें तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 टू पावर n. सो यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम विथ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 फ्रॉम द बाइनोमियल एक्सप्रेशन और द थ्योरम वी सी दैट अगर मैं इस 2 टू पावर n को एक्सपेंड करूँ तो मैं क्या इसे 1 + 1 टू पावर n लिख सकता हूँ? इस तरह से बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जब मैं 1 + 1 लिख रहा हूँ n, तो मैं इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। यही चीज़ अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखी है। तो बेस्ड ऑन दिस क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n n ऑफ k, ये हो गया x और ये हो गया y, राइट। तो x की वैल्यू k है यहाँ पर और y के ऊपर जो है n - k, बिल्कुल इसी तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस सिंप्लीफाई मैनर पर क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ? वही चीज़ है,
यानी अल्टरनेटिवली मैंने 2n से ये चीज़ शुरू की, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पर प्रूव करने में कामयाब हो गया, और यही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे थी इसकी, ये इसके बराबर आ रहा है। तो कॉम्बिनेटरल प्रूफ बेस्ड कंसीडर द सबसेट ऑफ अ सेट विथ एन एलिमेंट, देयर आर n of 0 subset, with a 0 element n of 1, with 1 element n of 2, with 2 element of n of 2, and so on, till to the value of n by n with n element. So therefore the total is summation of k is equal to 0 to n of k. Since we know that the set of n element has the 2 to power n subsets, so we conclude that the summation sign n of k is equal to 2 to power n. ठीक है, तो हमने एक यूजफुल आइडेंटिटीज़ पे देखा कि किसी कॉम्बिनेटरल वाइज एक्सप्रेशन को या सिस्टमैटिक एक इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल वाइज या पावर वाइज 2 to power n कैसे प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यूजफुल आइडेंटिटीज़ जो अपनी यहाँ पर हमने यूज़ की है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये था कि हम पास्कल आइडेंटिटीज़ को समझ सकें कि एक्चुअली पास्कल आइडेंटिटी क्या था, और पास्कल आइडेंटिटी के ज़रिए से पास्कल ट्राइंगल पर उस चीज़ को कैसे फुलफिल या फिक्स किया जा रहा है, ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट फाइंड कर सकें। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम इस स्लाइड पे समझते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे भी देखेंगे। सो द पास्कल आइडेंटिटीज इज ब्लेस पास्कल इज वन ऑफ द great scientist for the researcher. He said that if n and k are the positive integers, okay, based on this k is greater than equal to n and less than equal to 0, then n of k, which means combination of n of k, may be written or the equivalent to n minus 1 choose k minus 1 object plus n minus 1 choose k object. Okay, अगर मैं इस पार्ट को इस कंप्लीट पार्ट के बराबर कह रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस, तो मुझे ये प्रूफ करके बताना होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। हमने राइट हैंड साइड लिया, और राइट हैंड साइड पर अगर आप थोड़ी देर की एज्यूम करो कि ये n ऑफ k है, तो मैं कॉम्बिनेशन वाइज ये कहूँगा n फैक्टोरियल माइनस n माइनस k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k फैक्टोरियल, सेम होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर n है, तो मैंने जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर मैंने n माइनस 1 लिख दिया। देखें, ये n माइनस k होता तो उसकी जगह मैंने n माइनस 1 माइनस k लिखा, और k फैक्टोरियल वैसे ही रहा। फिर प्लस साइन है, क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 और k माइनस 1 है, तो मैंने n माइनस और k माइनस 1 पर अपने सिस्टम को चेंज किया। ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, k माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस k फैक्टोरियल पे लिख दिया। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कॉमन लिया, अपर वाइज n माइनस 1 कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो मैंने कॉमन ले लिया, और उसके बाद जब मैंने कॉमन लिया तो साथ ही साथ हम यहाँ पर बेस्ड ऑन द एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेने पर मुझे ये वैल्यूज़ मिल गई, क्योंकि यहाँ पर k फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस k फैक्टोरियल, और यहाँ पर k माइनस 1 n माइनस k फैक्टोरियल। तो हमने जब इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व होने के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n बच गया, जबकि नीचे जो वैल्यूज़ है k फैक्टोरियल n माइनस k रहा। जब मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल को n के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसकी जगह मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूं, जबकि नीचे k फैक्टोरियल n माइनस k मौजूद है। और इस चीज़ को अगर आप देखें, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी चीज़ को यहाँ पर देखा था कि n माइनस k के लिए मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, n ऑफ k लिख सकता हूँ, क्योंकि n फैक्टोरियल है, n माइनस k और k है। यानी अगर आप r के सेंस में देखें, तो n फैक्टोरियल के बाद क्या लिखते थे हम नीचे, n माइनस r लिखते थे और r का फैक्टोरियल, तो वही चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ n ऑफ k, और यही चीज़ यहाँ पे मौजूद थी, इस बेस पे ये चीज़ प्रूव हो रही है। ठीक है, लेकिन इस ब्लेस पास्कल की ये आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल कहाँ पर हो रही है? ये इस्तेमाल हो रही है पास्कल ट्राइंगल में। हियर इट इज। ठीक है, अब पास्कल ट्राइंगल क्या है? पास्कल ट्राइंगल को समझने के लिए आसान सा तरीका ये है कि अगर हमारे पास कुछ सेट्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट है जिसे मैं कह रहा हूँ A, ठीक है, इससे कह रहा हूँ B, इससे कह रहा हूँ C और D। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इस सेट के अंदर जो है वो कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसको मैंने 5 से रिप्रेजेंट किया, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसी तरह से ये सो ऑन चलेंगे। अगर मैं A से सबसेट बनाऊं, ठीक है, तो A सबसेट सिर्फ और सिर्फ एक ही बना सकेगा जो कि 5 होगा। ठीक है, अगर मैं B से सबसेट बनाऊं, तो सबसेट्स पहला बनेगा 5 यानी कुछ भी ना हो, या फिर मैं एक चूज़ करूं। अगर मैं C के लिए सबसेट बनाऊं, तो कोई भी चूज़ ना करो, एक चूज़ करो या फिर 2 चूज़ करो, ऐसा होगा। और अगर मैं D के लिए सबसेट बनाऊं, कोई भी चूज़ ना करो, एक करो, ठीक है, 2 करो, ठीक है, 3 करो, ठीक है, फिर मैं 1 और 2 के साथ पेयर कर सकता हूँ, 2 और 3 के साथ पेयर कर सकता हूँ। इस तरह से इसकी पेयरिंग होती जाएगी, और मैं EF मल्टीपल्स के लिए सेट्स बनाता रहूँगा। जब मैंने ये काम किया इस सेट्स में, तो क्या मैं इसी सेंस को इस तरह से लिख सकता हूँ 0, 0 कॉम्बिनेशन 0। क्या मतलब हुआ कि जो सेट्स था उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं थे, और जब मैं उसकी सबसेट बना रहा हूँ तो वो भी नथिंग में ही बन रहा है 5 के साथ। ठीक है, जब हमारे पास 1 एलिमेंट था, तो 1 के लिए मैं 5 ले सकता हूँ नथिंग, और 1 के लिए 1 भी ले सकता हूँ, यही दोनों चीज़ें ली थी हमने। ठीक है, 2 के लिए 2 एलिमेंट्स हैं, कुछ भी ना लूँ, 1 लेकर बनाऊँ, 2 लेकर बनाऊँ। ठीक है, 3 एलिमेंट है, कुछ भी ना लूँ, 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ।
4 के लिए जाऊंगा तो 4 के लिए मैं कुछ भी ना लूँ, 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते जा रहा हूँ और ये देखें ये इस तरह से क्या होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। अब ये तो हो गया पास्कल ट्राइंगल का सिंटैक्स अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसके ज़रिए से हमें पता क्या चल रहा है। इसके ज़रिए से सबसे पहली चीज़ तो हमने यहाँ पर ये समझनी है कि पास्कल आइडेंटिटीज़ के ज़रिए से हम उस स्पेसिफिक पाथ पर या स्पेसिफिक वैल्यूज़ पर जा सकते हैं जो हमें फाइंड करना है, और साथ ही साथ इसकी जो ब्यूटी है कि पास्कल ट्राइंगल के ज़रिए से हम किसी फार्मूले को एक्सपेंड करके देख सकते हैं और उसके कोफिशिएंट को जान सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है कि a प्लस बी की पावर 3 को एक्सपेंड करो, तो मैं कहूँगा कि इसका फार्मूला होगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर b। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कोफिशिएंट को सिर्फ देखना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना होगा, इस लाइन पे जाना होगा और यहाँ से मुझे चारों के कोफिशिएंट मिलने हैं। ठीक है, 0, ठीक है, यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया, सॉरी नॉट 0 इट्स आल्सो 1 1 यहाँ मिल गया, 3 कोफिशिएंट का पता चल गया। 5 के लिए कोफिशिएंट एक्सपेंड करना है, ये देखें यहाँ से 5 के कोफिशिएंट देख लें एंड सो ऑन, ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, अब जो ब्लेज पास्कल आइडेंटिटीज थी जिसकी हमने प्रूवमेंट देखी, इसे हम यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ कैसे देखते हैं। देखें यहाँ पर फॉर्मूला मौजूद था n ऑफ k। n ऑफ k का मतलब है कि आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके, ठीक है, और आप किस कॉम्बिनेशन पे पेयरिंग बनाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7/5। ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिखा गया है, तो 7 का क्या मतलब हुआ, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पर इनपुट वैल्यूज है और ये इसका आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी हाइट स्टार्ट होती है 0 से, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 7 हो गया n। उसके बाद है k, तो k का मतलब है कि जिस पॉइंट को आप मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 0 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गया 5, k पहुँच गया मैं इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए। अब बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी ये बराबर किस चीज़ के होता है, n-1 चूज k-1 प्लस n-1 k। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो n-1 k हो गया 6 एंड 4। ठीक है, और यहाँ हो गया 6 5 इस फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि नीचे k-1 हो रहा है और सिंपली k है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 6 और 4 कहाँ पर मौजूद है और 6 5 कहाँ पर मौजूद है, अगर आप यहाँ फॉर्मूले पे देखें तो ये रहा 6 4, ये रहा 6 5। अब ये किस तरह से जंप हो रहा है, इसने ये रीड करना है 6 को, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, इसके 4 0 1 2 3 4, ये मिल गया, फिर 6 5, ये रहा 6, ये रहा 5। ठीक है, इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड किया क्योंकि ये एडिशन के साथ है, ये देखें यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, वो एलिमेंट मिल गया जिसका कोफिशिएंट मुझे मालूम करना था। तो दैट इज द ब्यूटी एंड अंडरस्टैंडिंग कि हम पास्कल आइडेंटिटीज़ के ज़रिए से किस तरह से पास्कल ट्राइंगल में किसी कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं और उसके ज़रिए से हम हाइट मालूम कर सकते हैं। वन ऑफ दी अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ये कहा जा सकता है कि ब्लेज पास्कल ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए किसी कोफिशिएंट को बताएं तो हमें हमेशा याद रखना है कि इसकी हाइट हम 0 से रीड करना शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं रॉ को देख रहा हूँ तो भी हम यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ चलते रहेंगे एंड सो इस तरह से इसे रीड किया जाएगा। राइट, होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो द लास्ट वन, द बाय पास्कल आइडेंटिटी एडिंग टू एडजेसेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट रिजल्ट इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द नेक्स्ट क्रॉस बिटवीन दोज टू कोफिशिएंट। वही चीज़ हमने देखी कि जो दो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम ही हमारे लिए आइडेंटिटीज़ का फाइनल रिजल्ट होता है। जिस तरह से अभी हमने आइडेंटिटी यूजफुल आइडेंटिटीज़ देखी, फिर हमने पास्कल आइडेंटिटी देखा, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट अदर्स भी आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें वैंडर मॉन्ट्स एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास m n and r भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे विथ r नॉट एक्सीडिंग ईदर m और n। ठीक है, जबकि r जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा होगा, तो दैट इज इक्वलेंट टू m प्लस n कॉम्बिनेशन ऑफ r इज इक्वल टू सम ऑफ m चूज r माइनस k एंड n ऑफ k। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं, एक है हमारे पास सम रूल और ये है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये सम रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ये फॉलो कर रहा है प्रोडक्ट रूल को। ठीक है, अब इस चीज़ को लॉजिकली समझने का आसान सा तरीका ये है कि अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, ठीक है, जो कंटेन करता है m प्लस n कंपोनेंट्स को, सो दैट इज इक्वल टू द स्मॉल बॉक्स ऑफ m डॉट द स्मॉल बॉक्स ऑफ m n n। राइट, ये इन दोनों को कंटेन करता होगा।
अब क्योंकि अगर मैं इस m और n बॉक्सेस में से कुछ एलिमेंट्स निकालना चाहूँ तो मैं इसमें से k एलिमेंट निकालूंगा, जबकि यहाँ से r माइनस k एलिमेंट्स को निकालूंगा। तो जब इस बॉक्स से k और इससे r माइनस k एलिमेंट निकाला जा रहा है तो जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास बड़ा बॉक्स है उसमें से मैं r एलिमेंट को निकालूंगा। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब यहाँ पर समेशन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? समेशन इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि हम हर एक k की वैल्यू पर चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हैं सम रूल पर, और उसके बाद उसे प्रोडक्ट में लेकर आएंगे। इससे क्या होगा कि जब आप k की वैल्यू 1 लेकर चलोगे तो यहाँ पर k की हो जाएगी 1 वैल्यू और ये हो जाएगा r माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 r माइनस 1, तो इस बिहाफ पर ये वैल्यूज़ भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी तरह से ये तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करेगा और एट लास्ट हमें वैंडरमॉल्ट्स आइडेंटिटी के ज़रिए से फाइनल वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक रूल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीज़ देख चुके हैं कि पास्कल आइडेंटिटीज़ क्या है, उसकी यूज़फुल्स आइडेंटिटीज़ क्या थे और बाइनोमियल एक्सप्रेशन पर हम उसे किस तरह से इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक और आइडेंटिटी थी वैंडरमॉल्ट्स के नाम से, जिसमें हमने सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों को अप्लाई होता हुआ देखा। अब इसको मज़ीद प्रूव हम कर सकते हैं। क्रॉलरी 4 पर बुक के मुताबिक इसकी प्रूवमेंट मौजूद है। इफ़ n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो इस बिहाफ पर हम इसे इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि 2 ऑफ n कॉम्बिनेशन n इज़ इक्वल टू सम ऑफ द n ऑफ k स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे प्रूव हो रही है कि ये इसके बराबर है? इस चीज़ को देखने के लिए अभी हमने m प्लस n यानी वैंडरमॉल्ट्स आइडेंटिटीज़ पे ये चीज़ देखी। अब मैं इस बिहाफ पर इसे प्रूव करना चाहता हूँ। देखें, अगर मैं इस m को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें लिखा हुआ वी यूज़ वैंडरमॉल्ट्स आइडेंटिटी विद m इक्वल टू r एंड r इक्वल टू n, ठीक है, तीनों चीज़ों को बराबर कर दिया। तो क्या मैं इस m की जगह पर n लिख सकता हूँ? तो ये हो जाएगा 2nr, तो मैंने लिख दिया 2n, ठीक है, जबकि यहाँ पर r मौजूद है तो मैं इसकी जगह पे भी n लिख सकता हूँ बेस्ड ऑन दिस। 2 हो गया 2n ऑफ n कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू सम ऑफ समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n। अब वैंडरमॉल्ट्स हम आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या मैं इसकी जगह पर n और इसकी जगह पर भी n लिख सकता हूँ? तो मैंने लिखा n माइनस k, जबकि n ऑफ k ऐसे ही मौजूद है, ये दोनों चीज़ों को लिख लिया। सो द लास्ट इक्वालिटी वाज ऑब्टेन यूजिंग द आइडेंटिटीज n ऑफ k वेयर n ऑफ k इज इक्वल टू n माइनस k। तो ये रहा n माइनस k, क्या मैं इसकी जगह n ऑफ k लिख सकता हूँ? ठीक है, ये हो गया n ऑफ k, यहाँ पर ऑलरेडी n ऑफ k मौजूद है, तो बोथ आर सेम, तो इनको मैं बेस सेम में पावर ऐड करके मैं लिख सकता हूँ। तो 1 1 थी, तो क्या मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ k n ऑफ k स्क्वायर दैट इज वेयर k इज इक्वल टू 0 टू n एंड हेंस प्रूव दैट। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे देखा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, यूजफुल आइडेंटिटीज़ क्या चीज़ हैं, पास्कल आइडेंटिटी क्या है, पास्कल ट्राइंगल क्या है, यूजफुल मैनर क्वेश्चंस में क्या हो सकते हैं, वैंडरमॉल्ट्स आइडेंटिटीज़ क्या है, और हमें उसे किस तरह से प्रूफ करके देखते हैं। तो फुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई अगर सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बराबर जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो हम लास्ट सेशन ऑफ चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।